शुरुआत बड़ी खबर से करेंगे। शहरियत कानून के खिलाफ अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में होने वाले मुजाहरे के दौरान पुलिस तशद्दुद के मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अहम फैसला सुनाया है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने पुलिस तशद्दुद का शिकार होने वाले अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी तलबा को इंसानी हमदर्दी की बुनियाद पर माली मुआवजा देने का हुक्म दिया है। हाईकोर्ट ने तशद्दुद के दौरान सीसीटीवी फुटेज में तशद्दुद करते हुए इन पुलिस एहलकारों की शिनाख्त करने और इनके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई करने का भी रियासती हुकूमत को हुक्म दिया है। हाईकोर्ट ने रियासती हुकूमत और अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर को यह भी हुक्म दिया है कि वो इस बात को यकीनी बनाए कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में इस तरह के वाकयात दोबारा न हो। हाईकोर्ट ने यह फैसला कौमी इंसानी हुकूक कमीशन के उस अबूरी रिपोर्ट की बुनियाद पर दिया है जो इलाहाबाद हाईकोर्ट की हिदायत के मुताबिक इस मामले की जांच के बाद अदालत में दाखिल की गई। हाईकोर्ट ने अपने फैसले में रियासती हुकूमत को हुक्म दिया है कि सोशल मीडिया पर नफरत अंगेज अफवाह फैलाने वाले अनासिर के खिलाफ भी सख्त कार्रवाई करे। हाईकोर्ट ने फैसला अमन खान और मोहम्मद आमिर की तरफ से दाखिल अर्जियों पर समाअत के बाद सुनाया। हाईकोर्ट आइंदा 25 मार्च को इस मामले की मजीद समाअत करेगा। नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन ने एक 6 मेंबर की कमेटी बनाई और जांच की, और ये बहुत महत्वपूर्ण है जो नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन ने उत्तर प्रदेश सरकार को आदेशित किया। पहले तो जो सीरियसली इंजर्ड, जो गंभीर रूप से घायल विद्यार्थी हैं, 6 विद्यार्थी, उनको मुआवजा देने की बात कही। दूसरा, उन पुलिस कर्मियों को के खिलाफ मुकदमा दायर करने के लिए कहा जो प्रेस में, मीडिया में, सीसी कैमरे में आग लगाते हुए, गाड़ी तोड़ते हुए और निर्दोष छात्रों को पर मारते हुए पाए गए। तीसरे, कोर्ट ने यह कहा कि आप अपने एक इंटेलिजेंस का ऐसा सशक्त नेटवर्क बनाइए, डीजीपी से कहा, ताकि सच्चाई की जानकारी आपको हो सके। चौथा, उन्होंने ये कहा कि एसआईटी को पूरी अधिकार दीजिए कि वो इंक्वायरी करे और इंक्वायरी करके वो अपना एक रिपोर्ट प्रस्तुत करे। पांचवा, उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश पुलिस को राइट से और इस तरह के सिचुएशन से डील करने के लिए पर्याप्त प्रशिक्षण दीजिए ताकि वो अमानवीय कामों से अपने को दूर रख सकें। एनपीआर पर रोक लगाने की मांग को लेकर पटना में आधे दर्जन से ज्यादा मजहबी और समाजी तंजीमों के रहनुमाओं ने मुश्तरका तौर पर प्रेस कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया। मीडिया से बात करते हुए मजहबी और समाजी तंजीमों के रहनुमाओं ने वज़ीर आला नीतीश कुमार से एनपीआर पर रोक लगाने का मुतालबा किया है। समाजी तंजीमों ने वाज़ेह किया कि अगर इस ताल्लुक से हुकूमत कोई कार्रवाई नहीं करती है तो आइंदा होने वाले असेंबली इंतखाबात में हुकूमत को इसका खमियाजा भुगतना पड़ेगा। प्रेस कॉन्फ्रेंस में यह भी कहा गया कि वज़ीर आला एनपीआर और एनआरसी को नहीं लागू करने की बात कहकर आवाम को गुमराह कर रहे हैं। अगर आप ईमानदारी के साथ ये बात कह रहे हैं कि एनआरसी नहीं होगा केंद्र सरकार से लेकर राज्य सरकार तक, तो अगर एनपीआर उसी की शुरुआत है, उसी का श्री गणेश है, तो ये क्यों हो रहा है? जनता को धोखा नहीं देना चाहिए। जनता 2 प्रकार की है, एक जो मुखर है, दूसरी जो चुप है। वो दिल्ली में बोल गई है। जो चुप जनता है उससे सरकार को धोखा नहीं खाना चाहिए। जनता 2 प्रकार से बोलती है, एक मेरी तरह बोलती है और एक जो दिल्ली में बोली है वो भी जनता ही है। जनता इस भ्रम में नहीं रहना चाहती। एनआरसी नहीं करना है तब तो एनपीआर भी नहीं करना है, और अगर एनआरसी करना है तो झूठ मत बोलिए कि उनका एक पॉलिटिकल स्टेटमेंट है और पॉलिटिकल स्टेटमेंट से गवर्नेंस नहीं होता है। गवर्नेंस होता है ऑर्डर से, फाइल पर ऑर्डर होता है, लिखा पढ़ी होता है, नोटिफिकेशन होता है, गवर्नेंस उससे होता है। भाषण तो बहुत लोग देते रहते हैं, उनका काम है, वो जाते हैं भाषण देते हैं, लेकिन भाषण देने से गवर्नेंस नहीं होता है ना। ये गवर्नेंस का मामला है कि अगर यहाँ एनपीआर नहीं होना है तो 131 के तहत उनको जाना होगा। दूसरी बात, वो कह रहे हैं कि साहब एनआरसी नहीं होगा। एनआरसी नहीं कैसे होगा? ये सिटीजन्स एक्ट है। सिटीजन्स एक्ट में 2003 में ये बायलॉज बन चुका है, जिसमें कि उसमें कहा गया है 14A, जो वाजपेयी जी के सरकार में ये अमेंडमेंट हुआ। उस समय कैबिनेट में रेल मंत्री थे, उस समय एनडीए की गवर्नमेंट थी। 14A में जिसमें कि एनआरसी और एनपीआर का मामला है, उस समय भी वो उन्होंने पार्लियामेंट में समर्थन किया, कैबिनेट में साथ दिया।
अब आज कैसे कर सकते हैं? मोरली वो नहीं कर सकते इस बात को कि हम नहीं करेंगे। ये जो बोल रहे हैं भाषण में जहां तहां, अगर वो वास्तव में चाहते हैं कि ऐसा ना हो तो 131 में जाएं। CAA, NPR और NRC के मामले पर बिहार के मुख्तलिफ अजला में खवातीन का एहतजाज जारी है। मुल्क का ये पहला कानून है जिसको लेकर इतने बड़े पैमाने पर अवामी तहरीक चल रही है। अवाम के एहतजाज के बावजूद NPR का अमल शुरू होने वाला है। कहा जा रहा है कि NPR NRC की ही शुरुआत है। ऐसे में सूबाई हुकूमत पर भी सवाल खड़ा हो गया है, जिसमें वज़ीर आला नीतीश कुमार कहते रहे हैं कि NRC लागू नहीं होगा। NPR के मामले पर मजहबी तंजीमों की नाराजगी खुलकर सामने आ रही है। मसलकी इख्तिलाफ भूलकर अब वो एक प्लेटफॉर्म पर जमा हो रहे हैं। पटना में मजहबी और मिली तंजीमों के रहनुमाओं से बात की हमारे नुमाइंदे महफूज आलम ने। बिहार में NPR पर रोक लगाने को लेकर बिहार की कई मुस्लिम तंजीमों ने आज बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस किया। ये पहला मौका है जब मुख्तलिफ मुस्लिम तंजीमों के लोग एक प्लेटफॉर्म पर जमा हुए और हुकूमत से ये मुतालबा किया जा रहा है कि हुकूमत NPR को वापस ले। इनसे बात करने की कोशिश करते हैं। पहला सवाल सर, अगर आप ही से समझने की कोशिश किया जाए, क्या सीधे सीधे जो है हुकूमत से मांग किया आप लोगों ने? हम लोगों ने जो मांग की है वो ये है कि NPR, ये बात तय हो चुकी है कि NRC का पार्ट एंड पार्सल है और फर्स्ट स्टेप है। ये खुद लिखा हुआ मौजूद है, उस बाईलॉज में, बाई रूल्स में लिखा हुआ मौजूद है। तो जब एक तरफ सरकार कहती है कि NRC के बारे में अभी कोई प्रश्न नहीं है, NRC नहीं करना है, NRC के बारे में कोई बात नहीं हुई है, तो अगर NPR उसका फर्स्ट स्टेप है तो ये करना NRC करना है। इसलिए NPR नहीं होना चाहिए, इसलिए कि NRC का हिस्सा है। तो यहाँ से यानी एक मैसेज देने की ये कोशिश की जा रही है हुकूमत को कि NPR अगर आप लोग करेंगे तो हम लोग बाइकाट करेंगे। क्या ये बात भी यहाँ से है? तो जनता की आम आवाज़ है कि हम NPR नहीं कराएंगे। आपने बार बार सुना है कि हम कागज़ नहीं दिखाएंगे के नारे लग रहे हैं। इसीलिए तो हम लोग कह रहे हैं कि जनता की आवाज़ को सरकारों को सुनना चाहिए। आप लोगों की तरफ से कोई अपील की जा रही है? हम तो कह रहे हैं कि अभी तो सबसे आगे जनता है, वो कोई कायद नहीं, लीडर नहीं, लेकिन जनता खुद कह रही है कि हम NPR नहीं करवाएंगे। तो जनता की आवाज़ को सरकार को सुनना चाहिए। और हमारे मुख्यमंत्री खुद तशवीश का इजहार कर रहे हैं बार बार कि ये NPR का फॉर्मेट सही नहीं है, 2010 की तरह होना चाहिए। सरकार को होना चाहिए नहीं, उनको करना चाहिए। दरभंगा में जिस तरह से वजीर आला ने कहा है कि पुराने तरीके पर NPR हो, इसे आप लोग मुतमईन हैं? इत्मीनान और गैर इत्मीनान की बात की है। पहले तो यह है कि जो उन्होंने दरभंगा में कहा है उसके एतबार से नया नोटिफिकेशन जारी करें। यहाँ से लोगों को क्या मैसेज देंगे आप लोग? जो आम लोग आप लोगों को सुनना चाहता है, लोगों को क्या बताएंगे? हम लोगों को ये मैसेज देना चाहते हैं और मुस्तकिल तरीके से हम ये मैसेज दे रहे हैं कि इस काले कानून की उस वक्त तक मुखालफत करें जब तक कि वापस न ले लिया जाए। लोग NPR कराएं या नहीं कराएं? NPR कराएं या नहीं कराएं, मैंने कह दिया कि अभी NPR के लिए अभी वक्त है। हम अभी वाच कर रहे हैं कि सरकार क्या कर रही है। NPR का बाइकाट नहीं है? क्यों नहीं? आपने कैसे कह दिया कि बाइकाट नहीं? बैठे क्यों हम लोग यहाँ? आपको बुलाया क्यों है? सरकार ने जो कहा है, बिहार सरकार ने, खास तौर से बिहार सरकार के मुखिया ने जो कहा है, पहले वो उसको कर दिखाएं, फिर उसके बाद हम लोग बैठेंगे। तो यहाँ से एक सवाल ये भी बनता है, आप ही हमारा सब, एक सवाल ये भी बनता है कि बिहार में चुनाव है और हुकूमत जो है चुनाव को लेकर भी कहीं ना कहीं या तो डरी हुई है या मुख्तलिफ प्रोग्राम कर रही है ताकि माइनॉरिटीज़ के बीच वो अपना मैसेज दे सके। और माइनॉरिटी जो है यहाँ का, स्पेशली अगर बात करें, चूँकि बहुत सारा एहतजाज जो है इस मुद्दे पर हो रहा है, वो जो है NPR और NRC और CAA के मामले पर जो है डरी हुई है। तो क्या कहेंगे आप? देखिए, जो खलफशार मचा हुआ है वो किसी से पोशीदा नहीं है। और ये पूछना कि आप मुखालफत कर रहे हैं कि नहीं, मुखालफत जैसा कि हमारे क़िबला ने कहा, मुखालफत शुरू हो चुकी है। अब हुकूमत को ये चाहिए कि हमें मज़ीद जो है शिकवा, शिकायत या तकलीफ़ न दे। जो ऐलान वज़ीर आला ने कल किया है उसको मुस्तहकम कराए, चाहे केस करके सुप्रीम कोर्ट में या खुद फैसला, जो उनके पास सलाहियत है। हम लोग हर वो अपने को महफूज रखने के लिए हथकंडा इस्तेमाल करेंगे जिसकी इजाज़त हुकूमत, हिंदुस्तान का आइन हमें दे रहा है, और हम भी करेंगे, अपने लोगों से भी। जमीयत उलमा क्या मानती है सर? देखिए, NCR जो है शहरी जमीयत, ये तो बिला ज़रूरत लाया गया, इसकी ज़रूरत ही नहीं थी। और उसमें भी NPR होने जा रहा है। NPR हमारा जो अभी रामलीला ग्राउंड में बड़ा जलसा हुआ है उसमें हुआ है कि जो 11 तक हुआ है NPR, मैंने इलेक्शन वाला, वो हो सकता है, लेकिन जो 6-7 पॉइंट बढ़ाया है इन्होंने उसको ये वापस लें। आप बताइए। आप
मर्दमशुमारी होगी, जनगणना होगी। जो बातें अभी कही गई है एनपीआर से मुताल्लिक़, उसमें जो दरभंगा में स्टेटमेंट चीफ मिनिस्टर साहब का जो गया है, तो ज़्यादातर ये कोशिश की जाए कि वो जो एविडेंस के तौर पर या कैबिनेट्स के अंदर में, अपने काउंसिल्स के अंदर में उसको नोटिफिकेशन के जरिए जो है उस चीज़ को नोटिफिकेशन करिए। एक आखिरी सवाल आपसे ये करना चाहेंगे कि यहाँ के बाद आप लोग क्या सीएम से मुलाकात करेंगे इन तमाम सवालों को लेकर? हाँ, कर सकते हैं, नहीं मिलने की कोई मंशा नहीं है। सीएम से मिल सकते हैं, प्रोटेस्ट कर सकते हैं। हाँ बिल्कुल चलिए, बहुत शुक्रिया आप लोगों से बात करने का, न्यूज़ 18 से बात करने का। तो आपने देखा कि एनपीआर नहीं कराने को लेकर जो है ये तमाम चीज़ें हैं और लोग जो है एक प्लेटफॉर्म पर जमा हुए और यहाँ से वज़ीर आला को ये मैसेज देने की कोशिश की जा रही है कि एनपीआर को रोके। अगर नहीं रोकती है सरकार तो फिर कोई ना कोई फ़ैसला जो है अक़लियती तंजीमें लेंगी, जिसमें एनपीआर का बाइकाट करना भी शामिल है। कैमरामैन अजय के साथ महफूज आलम, न्यूज़ 18 पटना। दिल्ली के शुमाल मशरिकी अजला में तशद्दुद के हवाले से शाहीन बाग के लोगों का क्या कहना है, इनसे बात की हमारे नुमाइंदे खुर्रम शहजाद ने। बात को लेकर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई है। ये सुनवाई टल गई है, 2 दिन के बाद सुनवाई होगी, यानी 26 तारीख को ये सुनवाई होगी, क्योंकि आज सुप्रीम कोर्ट ने जिन मुसालिहतकारों को मुकर्रर किया था उन्होंने सीलबंद लिफाफे में अपनी रिपोर्ट दे दी। लेकिन इस सब के बीच दिल्ली में कई तरह के प्रदर्शन हुए हैं, लेकिन शाहीन बाग का प्रदर्शन मैं आपको दिखाता हूँ। ये शाहीन बाग का जो प्रदर्शन है, जो महिलाएं लगातार कर रही थी, वो प्रदर्शन आज भी जारी है और यहाँ पर किसी तरह की हिंसा की कोई खबर नहीं है। उसी अमन शांति के साथ आज भी अपनी आवाज़ उठाई जा रही है, जिस तरीके से पिछले 72 दिनों में उठाई जाती रही है। यहाँ की महिलाएं हमारे साथ हैं, दिल्ली में जो कुछ हुआ है उनसे जानने की कोशिश करेंगे। दिल्ली में आज हमने देखा कई तरह की घटनाएं घटी हैं, खासतौर से जाफराबाद के इलाके में, वहाँ पर काफ़ी हिंसा हुई है, तशद्दुद हुआ है। आपको क्या लगता है कि इस तरह का तशद्दुद कितना खतरा है इस पूरे मूवमेंट के लिए? देखिए, कल मैं होल टाइम में कल वहीं थी, वहाँ पर मैं लग गई देखने और कि मतलब क्या चीज़ हो रही है, क्योंकि मैं काफ़ी टाइम से सोच रही थी वहाँ जाने के लिए। तो बहुत एक पीसफुली प्रोटेस्ट, एक लेडीज़ प्रोटेस्ट वहाँ चल रहा था, बहुत अच्छे से चल रहा था रात तक भी। जो कल की घटना मैं आपको बता दूँ, बाबरपुर के अंदर हुई, जाफराबाद के अंदर ऐसा पथराव कुछ भी नहीं था, वहाँ बहुत पीसफुली रात तक भी। लेकिन आज जो हमारे कपिल मिश्रा जी आते हैं अपने कुछ साथ में लोगों को लेकर और पथराव शुरू करते हैं, उनको नहीं पता ये एक लेडीज़ प्रोटेस्ट है, वो किस इस कानून के खिलाफ जो हमारे लेडीज़ बैठे हैं वो किस कानून के लिए बैठी है, सीएए के लिए बैठी है ना। तो उनको नहीं पता उनको क्या ज़रूरत थी आने की। जब 2 दिन से एक पीसफुली चीज़ चल रही है तो उनके आने पर ही पथरावबाजी और आंसू गैस क्यों छोड़े गए? आज ये जो है पीसफुली अपना अधिकार लेने के लिए, संविधान को बचाने के लिए, देश को बचाने के लिए अगर अपनी आवाज़ को उठा रहा है तो आज देश में उनको रोका जा रहा है। मतलब क्या हो रहा है देश के अंदर, मतलब ये समझ से बाहर है कि अपना अधिकार अगर के लिए कोई आवाज़ नहीं उठा सकता है। क्या आज 2014 के बाद से सरकार ने इतना देश को पैरालाइज कर, देश की जनता को इतना पैरालाइज कर दिया है कि अपनी आवाज़ नहीं उठा सकती है। मतलब ये जो है देश किस तरफ ले जा रहे हैं पूरी दुनिया देख रही है इस बात के लिए। लेकिन मैं ये दावे के साथ कह सकती हूँ आपके चैनल के माध्यम से कि ना हम आज रुके थे, ना कल रुके थे, ना कल रुकेंगे, आने वाले कल में रुकेंगे। हम हक अपना और इंसाफ लेकर रहेंगे। जो हमारी बहनें यहाँ पर बैठी हुई हैं वो अपना घर किस तरीके से अपने बच्चों के और अपने शौहरों के जो जिम्मेदारियां थे छोड़कर यहाँ बैठी हुई हैं। हम अमित शाह जी को कहना चाह रहे हैं, जैसे कि इलेक्शन में जो बयान दिए थे 11 तारीख के बाद जो मुस्लिम महिलाएं बैठे हुए हैं, बैठ के बताइए। तो हम इस बात के लेकर बहुत दुख जता रहे हैं और जो कल घटना हुआ है, जो आदमी उसमें डेथ कर गए हैं, उनके लिए हम भगवान से प्रार्थना विनती कर रहा हूँ, भगवान से दुआ है कि इन्हें अच्छी आत्मा की शांति दे। देखो अजय जी, केंद्र सरकार अपने कार्यक्रम में फेल हो चुकी है। जितने शांतमयी प्रोग्राम है इसको वो लड़ाई में बदलना चाहती है। इसका मतलब ये हुआ जब कोई आदमी फेल हो जाता है तो अपनी वो ताकत का गलत इस्तेमाल कर रहा है। इसीलिए नरेंद्र मोदी और अमित शाह का जो रवैया है उससे पूरी जनता, पूरा देश परेशान है। मैं दलित समाज से हूँ, पंजाब से हूँ, सिख भाईचारे से हूँ। हमें वहाँ ऐसा महसूस हो रहा है कि पंजाब के लोग जो नरेंद्र मोदी को से यकीन करते थे कि शायद कोई अच्छा काम करेगा, आज पूरा पंजाब एनआरसी सीए के अगेंस्ट
हमारी स्टेट ने, पंजाब ने रेजोल्यूशन पास कर दिया कि हमारे प्रांत में नहीं होगा। अगर केंद्र की हुकूमत से सिख दूर चला गया, मुस्लिम दूर चला गया, बौद्धी दूर चला गया, दलित दूर चला गया, मूल निवासी दूर चले गए, तो इनके पास क्या बचेगा? ये मूवमेंट चल रहा है लगातार, हम देख रहे हैं, लेकिन दिल्ली में हिंसा हो रही है। क्या हिंसा होना चाहिए? क्या इसको कैसे रोका जा सकता है? इसको हिंसा को अपन देखें तो पीछे चले 1947 में, तभी से लेकर समय समय की जो सेंट्रल में सरकार होती है उसने घट गिनतियों के उत्ते गरीब वर्ग, जिसको हम दलित समाज बोलते हैं, उनके ऊपर अत्याचार किए हैं, उनको प्रताड़ित किया है। कई दफ़ा ये ऐसे जो कह लो भी आप झगड़े हो जाते हैं, ये इस रूप में बदल जाते हैं। मैं इसको नहीं कहता कि होने चाहिए, झगड़े आपस में नहीं होने चाहिए। जहाँ पर मैं एक इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन को भी बोलता हूँ कि ये कमीशन बोलता है कि ये कमीशन है, इंडिया में भी है, तो मेरे को कहीं भी नज़र नहीं आया। मैं 60 साल का हो गया हूँ। हम यहाँ पे 70 दिन हो गए आज, ठंड में, बारिश में, सभी तरह से। यहाँ पर गोली भी चलाई गई और कुछ लोग मतलब आरएस के लेडीज़ भी आकर यहाँ बुर्का पहनकर जो चेहरा छुपाकर आकर बैठी, उसको भी हमने बहुत इत्मीनान से हमने जो है पकड़ के पुलिस को दिया, बहुत इज्जत के साथ बिठाया, तब तक यहाँ पर रहीं, सभी चीज़ से बचाया। जाफराबाद में जो हिंसा हुई है कल, तो उसमें समर्थन के लिए कुछ लोग आए थे, कुछ आरएसएस के बंदे आए, उन्होंने पथराव स्टार्ट किया। एक्चुअली क्या है कि यहाँ पे आके गोलियाँ चलाई, तब भी कुछ नहीं, यहाँ पे हमने जो है सब कुछ संभाल रखा। हम जो यहाँ से एकता का प्रतीक, एकता का जो है मतलब माहौल आपको बनाकर दे रहे हैं। और मीडिया ने कुछ माहौल को बिगाड़ना चाहा, तरह तरह की बातें बताई गई कि कभी बताया गया कि बिरयानी खाने के लिए बैठे हैं या 500 रुपये लेने के लिए, या ये भी बताया गया कि ये इलेक्शन मतलब ये है कि दूसरी पार्टी को, तो सभी कुछ माहौल बिगाड़ने की कोशिश की गई। लेकिन हम जो है गांधीवादी और संविधान के अकॉर्डिंग जो है हमने प्रोटेस्ट को जारी रखा है। और हम जाफराबाद की जो ये हिंसा हुई है, हम उसकी निंदा करते हैं और ऐसा कहीं भी हिंसा नहीं होनी चाहिए। वहाँ जनता बैठी हुई है, सीए के अगेंस्ट में बैठी हुई है, और फेवर में जो कौन आ रहा है, कपिल मिश्रा जो बीजेपी का नेता है, जिसने यहाँ के बारे में इलेक्शन के टाइम में हिंदुस्तान पाकिस्तान की बातें करी, हिंदुस्तान पाकिस्तान की लड़ाई है, इसको पाकिस्तान मिनी पाकिस्तान बोला था, वही बैठा हो जिसको अमित शाह ने बाद में बोला हिंदुस्तान पाकिस्तान और गोली वाली बात जो है हमारे लिए मतलब जो है ठीक नहीं थी। वो नेता मतलब आया बीजेपी का नेता। अगर जनता आती ना सीए के सपोर्ट में, जनता जैसे यहाँ जनता बैठी हुई है खिलाफ में, वहाँ जनता नहीं आ रही है, वो नेता आ रहा है बीजेपी का, जो पथराव करवा रहा है, लोगों को लेके आ रहा है। फर्क दोनों में फर्क है। जनता आती तो समझ में आता है कि इससे नुकसान तो पब्लिक का हो रहा है, आम लोगों का हो रहा है। ये तो सरकार को सोचना चाहिए ना। सरकार क्यों नहीं सोच रही है कि ऐसा कानून क्यों लाए कि पूरा देश परेशान है। यहाँ देखिए, यहाँ तो अभी आपने सरदार मतलब सिखों से बात किया, अभी थोड़ी देर बाद आपको मतलब जो हिंदू, आप शाम तक रुकिए, आपको सब तरह के यहाँ पर सब मिलेंगे, यहाँ पर सब मिलेंगे, ईसाई भी सब मिलेंगे। अहम बात यह है कि शाहीन बाग के लोग मानते हैं कि हिंसा नहीं होनी चाहिए, वो उसकी निंदा करते हैं, लेकिन वो ये भी मानते हैं कि हिंसा बीजेपी की तरफ से, खासतौर से कपिल मिश्रा का नाम लिया जा रहा है, कहा जा रहा है कि कपिल मिश्रा के जरिए हिंसा कराई गई है। कैमरामैन नितिन के साथ खुरम शहजाद, न्यूज़ 18 दिल्ली। चलिए आगे बढ़ेंगे। यूपी मदरसा बोर्ड के सालाना इम्तिहानात में अब तक का सबसे बड़ा ड्रॉप आउट सामने आया है। इस बार मदरसा बोर्ड के इम्तिहानात में तकरीबन 50,000 बच्चों की कमी वाक़ई हुई है। 8 बरस पहले मदरसा बोर्ड से इम्तिहान देने वाले बच्चों की तादाद 5 लाख से तजावुज कर गई थी, लेकिन इस बार यह तादाद गिरकर सिर्फ 1,80,000 रह गई है। यूपी मदरसा बोर्ड के सालाना इम्तिहानात कल यानी 25 फरवरी से शुरू हो रहे हैं। मुंशी, मौलवी, आलिम और फाजिल के लिए होने वाले ये इम्तिहानात आइंदा 5 मार्च तक जारी रहेंगे। लेकिन गुज़िश्ता कई बरसों से यूपी बोर्ड के इम्तिहानात में बड़े पैमाने पर ड्रॉप सामने आ रहा है। गुज़िश्ता साल इम्तिहान देने वाले बच्चों की तादाद
30,000 थी, वहीं इस बार ये तादाद घटकर सिर्फ 1,80,000 रह गई है। मदारिस के जिम्मेदारान का कहना है कि मदरसा बोर्ड की असनाद की अहमियत खत्म होने और रोजगार में असनाद के काम में न आने की वजह से ड्रॉप आउट में इजाफा हो रहा है। देखिए, एक वजह तो ये होती है कि सेंटर बहुत दूर बन जाते हैं, उससे लड़कियां जाने में हिचकिचा जाती हैं, और दूसरी वजह है कि अब तलबा को कुछ नज़र नहीं आ रहा कि इसमें फ्यूचर क्या है। हम आलिम का फाजिल पास कर लेंगे तो हमको क्या मिलेगा, इस वजह से भी रुझान कम हो रहा है। पहले एक उम्मीद थी लोगों के पर मदरसे आएंगे, 8 पे आ रहे हैं, 8 पे आएंगे तो कुछ टीचर रखे जाएंगे तो उसमें हम भी हो सकते हैं, तो इस वजह से कोशिश में लगे रहते थे। अब वो चीज़ नहीं दिख रही उनको, अब फ्यूचर में नहीं दिख रहा कि यहाँ रोज़गार से जुड़ेगा। जो चीज़ रोज़गार से नहीं जुड़ती, जाहिर बात है धीरे धीरे लोगों का रुझान कम हो जाता है। गर्चे मदरसा बोर्ड की असनाद हाई स्कूल और इंटरमीडिएट के मसावी तस्लीम की गई हैं, ताहम मदरसा बोर्ड से इम्तहान देने वालों की तादाद में हर साल गिरावट दर्ज की जा रही है। गर्चे मदरसा बोर्ड के इम्तहानात में ड्रॉप आउट का सिलसिला गुज़िश्ता कई बरसों से जारी है, लेकिन इस बार मदरसा बोर्ड के इम्तहानात में सबसे कम बच्चे शरीक हो रहे हैं। दीनी मदारिस का कहना है क्योंकि मदरसा बोर्ड का गैर मेयारी निज़ाम तालीम इस ड्रॉप आउट की सबसे बड़ी वजह है। मदारिस का कहना है कि मदरसा बोर्ड में इम्तहान देने वालों में ऐसे बच्चों की भी कमी नहीं जो अरबी हरूफ तक से वाकिफ नहीं है। हर वो आदमी जो उधर कुछ न कर पाया, उसको हमने रास्ता दिखाया कि तुम मदरसे में आओ, उसको तुमको इम्तिहान में पास करा दिया जाएगा। पूरी एक लॉबी इधर लग गई कि जिसने अपना फॉर्म भी नहीं भरा, जो अलिफ बे भी नहीं लिख पाता है, उससे हमने मुंशी का, मौलवी का, आलिम का इम्तिहान दिलवा दिया। और अल्लाह सलामत रखे हमारे ज़िम्मेदारों को कि कहीं ना कहीं हिंदुस्तान में पैसा है तो सारा काम है। वो होता रहा और वो पास होता, जो वाकई पढ़ा लिखा है वो फेल हो गया, इसलिए कापी जांचने वाला भी कापी नहीं जांचता है। यूपी मदरसा बोर्ड के इम्तहानात देने वालों में एक बड़ी तादाद प्राइवेट इम्तहान देने वाले तलबा व तालिबात की भी होती है। रियासत के इमदाद याफ्ता दीनी मदारिस का इल्ज़ाम है कि प्राइवेट इम्तहान देने वाले बच्चों की वजह से तालीम का मेयार काफ़ी गिर गया है। क्योंकि प्राइवेट इम्तहान देने वाले बच्चों को किसी मदरसे का तालिब इल्म होना ज़रूरी नहीं है। ऐसे में ये बच्चे सिर्फ ज़ाती तौर पर इम्तहान की तैयारी करते हैं और उसमें कामयाब भी हो जाते हैं। न्यूज़ 18 उर्दू के लिए इलाहाबाद से मुश्ताक आमिर की रिपोर्ट। और इस बीच कांग्रेस सदर सोनिया गांधी ने दिल्ली के अवाम से आपसी मेलजोल और मजहबी रवादारी का माहौल बनाए रखने की अपील की है। सोनिया गांधी ने आपसी भाईचारे के जरिए फिरका परस्त ताकतों के मंसूबों को नाकाम बनाने की अपील की है। सोनिया ने कहा है कि गांधी के मुल्क में किसी भी तरह के तशद्दुद को फरोग नहीं मिलना चाहिए। उन्होंने कांस्टेबल रतनलाल की मौत पर भी दुख का इजहार किया है।